Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again by new topic that is history of English in India। तो इस बार हम पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री है इंग्लिश की इंडिया में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज जो हम कंटेंट कवर करेंगे व्हाट इज फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी। इंडिया वाज मल्टी स्टेट एंड मल्टी lingual country which was self-cultured and likely to preserve its rituals. India was known as golden bird in history. इंडिया को गोल्डन बर्ड ऑफ हिस्ट्री इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, राइट। सो इंडिया में वेराइटीज़ ऑफ पीपल आपको मिलेंगे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग बैकग्राउंड से, ठीक है। इसीलिए इंडिया को माना जाता है गोल्डन बर्ड इन हिस्ट्री। इंडिया वॉज रिच कंट्री एंड इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स फॉलोइंग थिंग्स। इंडिया कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिच है, पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारी कंट्री बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। फर्स्ट इज मिनरल्स। इंडिया वॉज रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स और मेटल्स के कंसर्न में। The stone of richness in India in the past had reached far and wide for the foreign explorer were attracted towards India। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब इंडिया में इतनी सारी चीज़ें थी, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ मेटल्स और मिनरल्स होने के कारण जो भी फॉरेन के लोग थे वो हमारे इंडिया में इन चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। Limestone, gemstone such as pearls, corals, while sapphire were popular in India। कुछ कुछ gemstones होते हैं जैसे कि pearls हो गए, corals हो गए और sapphires हो गए, ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में। एंड इन मेटल्स, और मेटल्स में क्या ज़्यादा पॉपुलर है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर एंड आयरन, ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इंडिया में प्रेजेंट है। सेकेंड जिस चीज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है वो है हमारे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल हैज़ अ डाइवर्स एंड रिच टेक्सटाइल ट्रेडिशन, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडिशन आप इंडिया में देख सकते हो। फर्स्ट वन इज इट इज़ बिलीव दैट टेक्सटाइल रोमन एम्परर्स paid fabulous sum for prized Indian cotton। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो एग्जॉस्ट इंडिया थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें पे किया था ताकि हम इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ कॉटन देख सकते हैं और यहाँ से कॉटन ले जाने के लिए यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को से सामान लेने के लिए बहुत सारी कंट्री ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। इंडिया सिल्क वॉज ऑल्सो पॉपुलर इन रोम। इंडिया का जो सिल्क था ये रोम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। और ये किस टाइम के पीरियड की बात है? क्रिश्चियन एरा के टाइम के पीरियड का बात है। थर्ड इज कोल। सो पहला क्या है हमारा, किस चीज़ में फेमस है? मिनरल्स में, मेटल्स में, टेक्सटाइल में, उसके बाद आता है कोल्स में ये ज़्यादा फेमस है। अब कोल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमंग्स ऑल, मतलब जितनी भी अगर हम बात करें कि जितनी भी सारे टाइप के मिनरल्स होते हैं, कोल माइंस वे फाउंड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया। मतलब कोल माइंस इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इन हिस्ट्री इट वॉज यूज्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। हिस्ट्री में कोल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाता था। इट इज़ सच इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और इसका यूज़ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है कोल का यूज़, ओके। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन नेक्स्ट है हमारा है पॉपुलेशन। इन सब के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है। पॉपुलेशन, Indian history marks huge population in India which was used to build armed forces and on the other hand they were also used for slaves। इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कि अगर आप ये बोल सकते हो कि एक हैंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती है, कुछ बहुत पीपल बहुत ज़्यादा रिच होते हैं तो उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा लोग स्लेव्स की तरह भी काम करते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस एंड कंटामिनेंट्स, मतलब अलग अलग वैराइटीज के जो स्पाइसेस यूज करते हैं हम खाने में, राइट, उन सब के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज इन इट्स फूड। इंडिया अपने फूड वेराइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्पाइसेस वेर इकोनॉमिकली प्रेजेंट स्पेशली इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन होता है तो उनका स्पाइसेस एकदम अलग है। तो अलग अलग अगर आप बोलोगे अलग अलग जगहों का अलग अलग स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ
टेस्ट के पीपल आपको मिलेंगे। जैसे गुजराती लोग अलग टाइप के खाना खाते हैं, उनका फूड सेशन चॉइसेस अलग है, साउथ इंडियन का अलग है, इस तरह के अलग अलग कास्ट के लोग आप बोल सकते हो, अलग रिलीजन के लोग, इसमें वैरायटीज होते हैं स्पाइसेस के, इस कारण से वैरायटीज बहुत सारे हैं। In the above factors reveals willingness of India. All the foreign invaders were attracted towards India for trade. और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो बाहर के इन्वेडर्स हैं, उन्होंने इंडिया में इन्वेडिंग करना शुरू किया कि यहाँ से वो चीज़ें लेके जाए और फिर अपने वहाँ फिर वो हाई रेट में वो चीज़ें बेचते थे। Now, how English come to India? अब इंग्लिश लैंग्वेज जो था ये इंडिया में कैसे आया? British came to traders to buy spices from India to trade in European markets. तो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया आए थे स्पाइसेस लेने के लिए, जितने भी मसाले होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइसेस, राइट। सो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया आए थे स्पाइसेस लेने के लिए कि वो यहाँ से स्पाइसेस लेके जाएंगे और उसको यूरोपियन मार्केट में जाके सेल करेंगे, बेचेंगे बोल के। A time in safeguard that commercial interest in India, they were given permission by local rulers to build fortifications and employ guards and safeguard their goods, which they had to look after before they could ship them. तो क्या हुआ कि वो यहाँ से चीज़ें लेने आए तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे भी मार्केट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ मार्केट करने के लिए उन्होंने परमिशन लिया और उनको परमिशन मिल गई कि वो यहाँ से चीज़ें बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी मार्केट सेटल डाउन कर सकते हैं। History, local rulers started investigating the British traders. अब जो local rulers थे उन्होंने investigate करना शुरू किया British rulers के बारे में। In their mutual fights, they gave the British a foothold to play and scale against the other and buy the mass of territory, and they built up army to manage the territory. ठीक है, अब इस तरह करके से ब्रिटिश ने सोचा कि वो यहाँ पे अपना थोड़ा सा कब्जा टाइप जमा लेगा और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने यहाँ पे मतलब अब इन सब चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया था। उस चीज़ों के कारण ब्रिटिश यहाँ पे सोचने लगे कि हम यहाँ पे सेटल डाउन होकर हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड टू सेट अप फैसिलिटीज फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। वो चाहते थे, सबसे पहले वो चाहते थे कि वो इंडिया से ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दे, बट लेटर दे फाउंड इंडिया अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन फॉर द किंगडम। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम अपना किंगडम ही एक्सपैंड करने लगेंगे इंडिया में तो ये हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ब्रिटिश फर्स्ट अराइव इन इंडिया इन अर्ली 16, सो ब्रिटिश पहली बार इंडिया आए थे 1600s में, एंड सून एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट एंड अ नंबर ऑफ सिटीज़। और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ के सिटीज़ में अपना ट्रेडिंग करना, सामान लेके आना, बेचना, ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया गया था एलिजाबेथ के थ्रू लंदन में। 1765 में the company influence had given to such extent that the British was effectively controlled most part of the country. अब 1765 में उनके पास इतना पावर हो गया, आप बोल सकते हो कि उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को, इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। This date is often taken as start or state is referred as the Raj, और इस डेट को द राज के नाम से जाना जाता है। जिस पीरियड में इस पीरियड से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में, जब तक से ये तब तक लास्ट हुआ था जब तक से इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी 1947 तक। नेक्स्ट, प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियोज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब क्या प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियोज था इंग्लिश का इन इंडिया में? इंग्लिश इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1823। पहली बार इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1823 में। Okay, for the following seasons, the popularized European outers and science among the Indian masses. Initially, English was also only taught the local population through the mass and the Christian missionaries. Thus, these saves no official attempts to force the language of the masses. The conditions of the partition of British Raj in India. अब कुछ conditions थे जो इंडिया का मतलब जो राज चल रहा था ब्रिटिश का, उसको द राज के नाम से जाना गया था क्योंकि उस समय से ब्रिटिश रूल ने स्टार्ट कर दिया था इंडिया पे रूल करने का। By the 1700, English had firmly established स्टाफ्स एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आप बोल सकते हो कि 1700 से इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज़ करने जाने लगा, जितने भी स्टाफ्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने लगे। ब्रिटिश रूलर्स बिगैन बिल्डिंग द
अनसेटलमेंट्स इन इंडिया फ्रॉम 1857। अब 1857 से ब्रिटिश लोगों ने अपना रूल्स प्रॉपर अच्छे तरीके से जमाना शुरू कर दिया। English was increasingly accepted by language of government। अब गवर्नमेंट भी इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने लगी for socialities and national press। In 1869, Lord Happer's speech is an conventions of Madras University spelled out the objective of European education in India as follows: to give new basic national utility, to give better knowledge to India। वो चाहते थे कि अब उनका इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ आ गया है, ठीक है, तो वो चाहते थे कि इंडिया में वो यूरोपियन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव लेके आए ताकि जो नॉलेज है इंडिया का वो और बेटर हो सके, जो नेशनलिटी है वो बेसिक से एडवांस हो सके, टू इनेबल ऑफ गवर्नमेंट, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करे, टू इनेबल पार्टिसिपेशन इन जनरल इंटेलेक्ट मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो हो गई पहले वाली इंडिपेंडेंस से पहले वाली। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सिनेरियो क्या है इंग्लिश का इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकेम अ नेशनल स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक नेशनल स्टेट बन गया एंड इट वॉज इंटेंडेड दैट इंग्लिश वुड ग्रेजुअली बी प्लेस्ड आउट एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद ये अडॉप्ट कर लिया गया इंडिपेंडेंस के बाद कि ठीक है इंडिया भी अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेगी। But there was simple solution as to which language should replace it. In first Hindi, the most widely spoken language, seemed the obvious choice। सबसे पहले तो हिंदी हमारी मेन लोकल मतलब हम बोल सकते हैं मदर टंग है, तो हम उसको सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम उसके बाद से इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगी। इन 1963 स्टेट ऑफ तमिलनाडु अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो 1960 ने जो स्टेट था तमिलनाडु ने, उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया कि नहीं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनेगी। ओपिनियन हैज़ रिमेन्ड डिवाइडेड। अब जो था ओपिनियन जो था वो डिवाइड हो चुका था। कुछ लोग चाहते थे कि हिंदी जो है वो उनकी मदर लैंग्वेज मतलब नेशनल लैंग्वेज बने, और तमिलनाडु को लोग जो थे वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो प्रेफरेबल फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज नहीं बने। In the country with over 1900 million people and more than 1000 language, it is difficult to choose a single national language। तो अब इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने 900 मिलियंस लोग हैं और 1000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, तो ये डिसाइड करना मुश्किल था कि नेशनल लैंग्वेज हम किसको चूज करेंगे। As mother language spoken of the language would be automatically enjoy great social states and even easier to position to power and influence। Even Gandhi, a proponent of native variety as a national language, accepted that this message was widely understood of expressed in English। So although English is not an indigenous language, it will remain as a पैशियट लैंग्वेज। तो इंग्लिश को कैसा रखा गया कि इंग्लिश जो है वो हमारा ऑल्दो वो इंडोजिनस लैंग्वेज तो नहीं बन सकता है, लेकिन वो पैशियट लैंग्वेज की तरह यूज हो सकता है। इंडिया ऑलमोस्ट हिंदू, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इन यूनियन ऑफ इंडिया वाज 18 नेशनल लैंग्वेज सच एज। अब कुछ नेशनल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं जैसे कि बंगाली, गुजराती, उर्दू हैड अ स्पेशल स्टेटस। इनका एक स्पेशल स्टेटस है, इंडिविजुअल स्टेट में इनका एक स्पेशल स्टेट है। अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ का एक अदर लैंग्वेज टोन हो जाता है, फिर अगर आप गुजरात साइड जाओगे तो वहाँ का अलग अदर लैंग्वेज टोन जाता है, राइट। सो अलग अलग स्टेट्स में एक एक लैंग्वेज ऐसे सस्टेन कर लिया गया। इन 1952 नेशनल मद्रास इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ऑफ ग्रेड स्ट्रक्चर्स फॉर टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स। अब 1952 में मद्रास ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि स्कूल्स में भी इंग्लिश सिखाया जाए। द एम वॉज टू मेक लर्निंग ईजियर फॉर चिल्ड्रन। उनका मेन एम था कि बच्चों के लिए जो लैंग्वेज है, लर्निंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी किया जाए, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। Expert identified the basic structure in English. These sentences structures were graded and arranged from easy to most difficult in term of learning। अब उसके बाद इंग्लिश को मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, डिवाइड कर दिया गया easy to मतलब easy to advance रेंज में, ताकि बच्चे स्मॉलर लेवल से हायर लेवल की इंग्लिश सीख सके स्कूल में। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो थे, अब कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गए 1954 में जो इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें पढ़ाती थी, इंग्लिश में उनको ट्रेन करती थी। 1961 में जवाहरलाल नेहरू पॉइंटेड दैट नीड ऑफ लिंक लैंग्वेज। ही सेड द टेंडेंसी ऑफ रीजनल लैंग्वेज टू बिकम द मीडियम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन दो डिजायरेबल इन मेनी वेज may lead the isolation of such universities for the rest of India. Link in the shape of all Indian language। 1963
इन रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लिश वॉज सेट अप इन बैंगलोर। 1963 में जो रीजनल इंस्टीट्यूट था इंग्लिश का वो बैंगलोर में सेटअप हो गया। रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इन टुडे इंडिया, आज के टाइम में इंग्लिश का क्या रोल है इंडिया में? डिस्पाइट कंटिन्यूड प्रेशर फ्रॉम नेशनलिस्ट, इंग्लिश रिमेन्स अ हार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट गए कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आगे कंटिन्यू किया जाएगा। फिर भी इन सब के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो इंडियन सोसाइटी में एक अपना टर्म बना के रखा उसने। इट वॉज वाइडली यूज इन मीडिया, ये मतलब इसमें ये वाइडली यूज होने लगा मीडिया में, हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, और देयरफॉर ये कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया। मतलब अगर आप किसी स्टेट में जाते हो, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो काम हो सकता है, आप लोगों से इंग्लिश के थ्रू कन्वे कर सकती हो। मतलब कि एक कॉमन लैंग्वेज बन गया, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गया जो हर किसी को आनी चाहिए। इट वुड बी बेनिफिशियल इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में ये हमें बेनिफिशियल होगी अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तो। नाउ द रोल ऑफ इंग्लिश इन फ्यूचर इंडिया, अब इंग्लिश का फ्यूचर इंडिया में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इन इंग्लिश, इन इंटरनेशनल इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज सेंट टू रिमेन टू टच विद द कंसिडर्स आउटसाइड वर्ल्ड। इट विल हैव टू retain English. English is a most of Indian printing for higher education or seeking better job opportunities. मतलब आज के टाइम में ऐसा हो गया कि अगर आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए तो आपको अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, तब आप फ्यूचर में आप अच्छी जॉब कर सकते हो। मतलब आपकी एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए, आपका जो जॉब है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तो ये बेनिफिशियल हो सकता है हमारे फ्यूचर में। सो इस तरीके से इंग्लिश जो था, इंग्लिश का हिस्ट्री है कि वो कैसे इंडिया में आया, कब आया, और उसके बाद उसका अभी क्या इम्पैक्ट है और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।